हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लास्ट क्लास में अपन ने बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ज्ञान ले लिया, तो अब पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? समझने की कोशिश करोगे कि अगर आपका पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है v वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से वाटर फ्लो हो रहा है। अगर मैं इसमें एक एरिया रखूं, एक सरफेस रखूं और इस सरफेस का एरिया a है और इस वाटर की वेलोसिटी v है, तो पर यूनिट वॉल्यूम जितना वाटर पास कर रहा है ना, वही वाटर का एक फ्लक्स होगा। फ्लक्स का आइडिया दे रहा हूं कि कितना पानी फ्लो कर रहा है। सेम सिचुएशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूनिफॉर्म, सपोज मैंने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों की बात करेंगे। मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है, मतलब इसका फ्लो गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इसमें एक मैं एरिया कंसीडर करूं, ऐसी कोई सरफेस कंसीडर करूं, तो इस सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो सिंपली गिवन होगा ई डॉट एस। ई डॉट एस। मान लो इस सरफेस का एरिया एस है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये एरिया वेक्टर क्यों डिनोट किया। इन जनरल अपन एरिया को स्केलर ट्रीट करते हैं। कैसे कैसे कंसीडर करते हैं? स्केलर। बट इन रियलिटी एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। मान लो इसकी रेडियस आर है, ये आपके पास एक डिस्क है। आपके पास क्या है? डिस्क। तो इसका एरिया कितना होगा? तो इसका सिंपली एरिया आप क्या लिखते हो? एरिया लिखोगे पाई आर स्क्वायर। यही तो एरिया लिखोगे। इस डिस्क की या सर्कल समझ लो, इस सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर सिंपली। पर ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन भी जरूरी है। अच्छा, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, या तो इसका अपर डायरेक्शन में ले लो या लोअर डायरेक्शन में ले लो। सर ये क्या बात कर रहे हो? अगर 2D ऑब्जेक्ट है, समझने की कोशिश कर रहा हूं, बीच में घुसेड़ रहा हूं कि एरिया एज ए वेक्टर, एरिया एज ए वेक्टर। एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काम चलेगा। जब तुम्हारी बॉडी 2D हो तो जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस आपको एरिया वेक्टर किधर कंसीडर करना है? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कंसीडर, एरिया वेक्टर कंसीडर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये साइन है ना परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसे? समझने की कोशिश करना। मान लो आपकी डिस्क थी और ये वाली एक्स एक्सिस है और ये वाली आपकी वाई एक्सिस है, तो इस डिस्क के परपेंडिकुलर या तो प्लस वाई हो सकता है या माइनस वाई हो सकता है। कहने का मतलब एरिया में यहां पे आपका आ सकता है जे के पा सकता है या माइनस जे के पा सकता है। कहने का मतलब एरिया ऐसे लिखा जा सकता है पाई आर स्क्वायर या प्लस माइनस जे कैप। क्या समझ में आया नहीं आया? ये पूरी तरीके से सही है, कुछ भी समझ में? अच्छा, प्लस माइनस जे कैप आपने कंसीडर कर दिया, तो एरिया वेक्टर कंसीडर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 2D हो। अगर आपकी 3D हो तो 3D कैसे सर? जैसे आपका क्यूब हो, स्फीयर हो, तो क्या करोगे? अगर मान लो आपके पास एक क्यूब है, समझने की कोशिश करना। आपके पास मान लो ये क्यूब है, इस क्यूब में आप क्या करोगे? फटाक से सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे, जिनको नहीं पता वो यहां से सीख ले। हर एक सरफेस से, ये वाली सरफेस दिख रही है ना, आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर कंसीडर करना है। नीचे वाली सरफेस है ना, उसके लिए नीचे की तरफ एरिया वेक्टर कंसीडर करना है। ये वाली सरफेस है ना, इसका इधर की तरफ कंसीडर करना है और इसका इधर की तरफ कंसीडर करना है। यानी कि आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड बाहर की तरफ, ऐसा नहीं यहां से अंदर घुसेड़ दो। ये होगा आपका एरिया वेक्टर। ये सब एरिया वेक्टर के एरो बता रखे, एरिया वेक्टर। तो क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ये 3D की केस में एग्जांपल लिख लें। और इसमें
2D के एग्जांपल में डिस्क लिख लेना, रिंग लिख लेना, सर्कल लिख लेना, जो मन करे लिख लो। इसमें अगर आपका स्फीयर होता तो क्या होता? अगर मैं स्फीयर की बात करता तो स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट होता है, या बना नहीं पा रहा हूं समझने की कोशिश करना। स्फीयर में हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, देखो सरफेस के नॉर्मल ऐसे, ये होगा एरिया वेक्टर, समझने की कोशिश करना, ये होगा आउटवर्ड, क्योंकि नॉर्मल यही तो होगा ना जो सेंटर से पास कर जाए, जो कहां से पास कर जाए, सेंटर से पास कर जाए। तो पहली लाइन दिमाग में सेट करो कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपका 2D ऑब्जेक्ट है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपकी बॉडी 3D है, मींस जैसे क्यूब है, सिलेंडर है, सो सिलेंडर होता तो क्या होता, समझने की कोशिश करना। अगर आपका सिलेंडर होता तो आप खुद सोचना, तो थोड़ा सा रफ कर देता हूं ये वाला पोर्शन। अगर सिलेंडर होता तो क्या होता, फटाक से सारे बच्चे बताएंगे। अगर सिलेंडर होता तो क्या होता, कुछ नहीं, सिलेंडर होता तो ये वाली लेटरल सरफेस से आउटवर्ड ऐसे 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 एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन होती है, और इस फ्लैट सरफेस में ऊपर होती है, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है, तो आउटवर्ड नॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। क्या समझ में आया, नहीं आया? फटाक से सारे बच्चे इतना पोर्शन नोट कर लेंगे कि एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करना है। एरिया कैसे क्वांटिटी ट्रीट करना है, वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करना है। तो 2D के लिए एरिया वेक्टर कंसीडर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड 3D के लिए आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। बहुत बढ़िया। अब अपन तो बात कर रहे थे सर फ्लक्स की, तो फ्लक्स में एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैंने एरिया का नॉलेज दिया आपको। ठीक है, आपको एरिया लिखना ही नहीं आया तो आप फ्लक्स नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। आपको फ्लक्स, अच्छा फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट E और S, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन, और इसकी ये भी होती है वोल्ट इनटू मीटर। वो आगे बढ़ाऊंगा कि वोल्ट इनटू मीटर कैसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन के बाद ये भी समझ में आ जाएगी, सेकंड यूनिट। ठीक है, उसके बाद ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट ये होती है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था, phi इक्वल टू E डॉट S। phi इक्वल टू क्या होता है, E डॉट S, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से। अच्छा अब आप समझने की कोशिश करना E डॉट S का क्या मतलब। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E S cos थीटा। ये आपके पास फ्लक्स आया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा आता है। समझने की कोशिश करना, phi इक्वल टू E S cos थीटा, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और S इज व्हाट, एरिया, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया, एरिया वेक्टर है। ठीक है, अच्छा एक बात बताता हूं कि अगर मैं इस सरफेस को समझने की कोशिश करना, इस सरफेस को मैं टिल्ट करता, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है ऐसे, और इस सरफेस को मैं एकदम ऐसे रखता तो फ्लक्स मैक्सिमम पास होता। अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अच्छा तो ये वाली सरफेस को अगर मैं टिल्ट करता, मेरा ये हाथ को सरफेस समझ लो, अगर ये सरफेस में थोड़ा सा टिल्ट करता तो इसमें फ्लक्स कम हो जाता ना। कहने का मतलब अगर मेरी सरफेस कुछ ऐसी होती और वही सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही तो थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर कम हो जाता, क्योंकि आपने इस एरिया को थीटा एंगल टिल्ट कर दिया। कितना एंगल टिल्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल टिल्ट कर दिया। इसका मतलब अगर आप थीटा एकदम 90 कर दो, थीटा कितना कर दो, एक काम करो, थीटा वर्टिकल से ले लो। थीटा कहां से ले लो, वर्टिकल से ले लो, इस वाली लाइन से। ये आपने थीटा एंगल ले लिया। अगर मैं थीटा 90 कर दूं, थीटा 90 कर दो, इसका क्या मतलब, अगर ये सरफेस मेरी ऐसी है और थीटा में 90 कर दो, मतलब ऐसे कर दो, ऐसे कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से पास हो जाएगी, मतलब इससे नंबर ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 होगी। कहने का मतलब फ्लक्स 0 हो जाएगा। जब थीटा 90 हो जाएगा तो cos 90 0 हो जाता है। यहां से भी आइडिया लग गया कि फ्लक्स इक्वल टू E S cos थीटा। किसी ने बोला ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं होती तो फटाक से यहां तक सारे बच्चे नोट कर देंगे, फटाक से सारे बच्चे यहीं से नोट कर लेंगे और एक और लाइन लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन में लिखना होता है लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स gives the idea about the number of lines passing through a surface, कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेगी इसका एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को आइडिया देता है और इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है यार, कांस्टेंट मान ले लो और ऐसे करके आप E डॉट एस, बहुत बढ़िया। तो ये वाली डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख सकते हो फटाक से, सारे बच्चे जितना बोर्ड पे नोट कर ले, मैं रफ करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स in non-uniform electric field में कैसे फाइंड आउट करो? नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं हुई। अच्छा, अगर ये केस हुआ तो आपको क्या करना होगा? किसी भी सरफेस से निकालना होगा। मान लो ये आपने सरफेस कंसीडर कर दी, ठीक है, ये सरफेस आपने कंसीडर कर दी, तो इस सरफेस से निकालना होगा। तो सिंपली आपको क्या करना, यहां से छोटी सी ds और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना। उस पे क्या लिख लेना? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? टेंजेंट होगी और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ds वेक्टर ये हो जाएगा और ये वाली हो जाएगी आपकी। तो फटाक से d फाई लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, d फाई इज सिंपली eds। कुछ भी समझ में इसका इंटीग्रेट कर दो तो आपके पास टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, E डॉट ds। कुछ समझ में आया नहीं आया? इस सरफेस से टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। तो नॉन यूनिफॉर्म में आप इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे छोटे छोटे स्मॉल का इंडिकेशन करके कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी तो समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक और चीज बता देता हूं, एग्जाम्पल फर्स्ट, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है और यहां पे क्यूब रखा हुआ है, यहां पे क्या रखा हुआ है? क्यूब। यहां पे क्यूब रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको E नॉट आई कैप और E नॉट एक कांस्टेंट है, E नॉट क्या है? कांस्टेंट है, ओके। और ये वाला पॉइंट, इसको मैं y एक्सिस कंसीडर कर देता हूं और इसको मैं x एक्सिस कंसीडर कर देता हूं और इसकी साइड, क्यूब की साइड है a, ये क्यूब है और क्यूब की साइड कितनी है? a, साइड इक्वल टू क्यूब की साइड कितनी है? a, ओके। अब यहां से ये वाला l डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? l डिस्टेंस पे। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। अब टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन पूछा है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। आपको सबको पता है कि फाई इक्वल टू ई डॉट एस करना है आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये आपके पास क्यूब है तो इसकी एक तो ये सरफेस होगी, ये वाली, एक ये वाली सरफेस होगी। अच्छा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर आप इस तरफ मानोगे, यस और नो? लेकिन इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर की तरफ मानोगे और समझने की कोशिश करना, ऊपर वाले का एरिया ऊपर की तरफ होगा,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो डॉट प्रोडक्ट में ई एस कॉस थीटा आएगा ना, डॉट प्रोडक्ट है तो ई एस कॉस थीटा। तो समझो कि इसको मैं फर्स्ट कंसीडर कर दूं और इसको मैं सेकंड कंसीडर कर दूं और इसको मैं थर्ड, इधर वाली को सामने वाली को 4 5 6, सबकी वजह से जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। ऐसा कैसा, जो अंदर वाली होगी वो उसका एरिया अंदर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अच्छा, नीचे वाले का भी जीरो हो जाएगा, तो फाई टोटल सिंपली क्या लिखोगे, फाई टोटल लिखोगे E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है तो E नॉट इंटू यहां का एरिया कितना होगा, यहां का एरिया होगा ए स्क्वायर, क्योंकि साइड कितनी ए इंटू ए स्क्वायर। और यहां पे देखना cos थीटा कितना है, देखो एरिया इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 180 है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180, तो cos पाई ये हो गया 1 की वजह से प्लस इसकी वजह से, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा फटाक से e इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस जीरो। समझने की कोशिश करना, cos पाई -1 होता है और cos जीरो +1 होता है, तो ये माइनस प्लस जीरो हो जाएगा। तो फाई टोटल कितना आ गया आपके पास, फाई टोटल जीरो आ गया। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो टोटल नेट फ्लक्स पासिंग इससे जीरो होगा, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ लाइंस अंदर घुसेगी उतनी नंबर ऑफ लाइंस बाहर आ जाएगी। क्या समझ में आया नहीं आया? तो इससे नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इससे नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। फटाक से सारे बच्चे पोज करके नोट कर लिया करो, क्योंकि मैं रफ कर दूंगा फटाफट। इसी क्वेश्चन में सेम क्यूब, समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्यूब है आपके पास, साइड ए, साइड कितनी है ए। आपके इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको ई नॉट एक्स आई कैप, ई नॉट एक्स आई कैप। अब इस बार आपको नेट फ्लक्स बताना है, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, ये फाई नेट बताना है। तो क्या इस बार भी जीरो आएगा? चलो ट्राई करते हैं। इस बार एक बात बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है एक्स के साथ, मतलब जैसे जैसे एक्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, एक्स की वैल्यू कुछ होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रही है। पिछली बार तो कांस्टेंट थी, इस बार कांस्टेंट नहीं है। अब देखो यहां से यहां पे आ जाओगे, एल डिस्टेंस पे आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यहां पे वन सरफेस के लिए, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 इंटू यहां का एरिया S1 प्लस cos पाई आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा cos पाई, प्लस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी E2 इंटू यहां का एरिया S2 और cos जीरो, क्योंकि एंगल जीरो है, क्योंकि एरिया भी आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप गिवन है, प्लस आई कैप, बहुत बढ़िया। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 कितना होगा यहाँ पे, E1 सिंपली E नॉट इंटू एक्स की वैल्यू कितनी L, तो ये हो जाएगा E1 हो जाएगा E नॉट इंटू L इंटू S1 कितना, इसका एरिया कितना a स्क्वायर और cos पाई कितना -1, बहुत बढ़िया, प्लस E2 कितना हो जाएगा L प्लस a, x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, यहाँ 0,0,0 है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी L और a, तो x की वैल्यू होगी L प्लस a, तो E नॉट L प्लस a इंटू एरिया कितना हो गया S2 भी a स्क्वायर और cos जीरो कितना होता है 1, बहुत बढ़िया। तो ये वाली चीज है आपके पास E नॉट L a स्क्वायर माइनस का, और उधर आएगा E नॉट, पहले L से मल्टीप्लाई करो तो E नॉट L a स्क्वायर प्लस E नॉट a क्यूब, क्योंकि a स्क्वायर a क्यूब बन गया, ये वाली चीज कैंसिल आउट हो गई, फाइनली आंसर बचा आपके पास E नॉट a क्यूब। तो इस बार नेट फ्लक्स जीरो नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आया नहीं आया? और फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो आपके पास आंसर आया E नॉट a क्यूब, कुछ भी समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे नोट करो, नोट करो, इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ना नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं कि फ्लक्स थ्रू डिस्क, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज Q गिवन है, कितना गिवन है? Q गिवन है, तो इससे आपकी L डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? L डिस्टेंस पे एक डिस्क रखी हुई है। क्या रखी हुई है? डिस्क। ये आपकी डिस्क है। क्या है? डिस्क। तो ये डिस्क है और डिस्क की रेडियस R है। डिस्क की रेडियस कितनी है? R, मतलब ये वाली रेडियस R है, ठीक है। ये रेडियस आपको R गिवन है, ठीक है, ये रेडियस R गिवन और डिस्क ऐसे रखी हुई है। ये गोल डिस्क है, ऐसे रखी हुई है। अच्छा, एक्सिस Q से L डिस्टेंस पे है, तो इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी ऐसे, ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ निकलेगी, ऐसे। यस और नो? तो इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा? इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा? फाइंड नेट फ्लक्स, फाइंड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू disk due to a point charge, due to a point charge which is placed at distance L, यानी कि इसके सेंटर से L डिस्टेंस पे Q चार्ज रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, समझने की कोशिश करना। इस Q की वजह से मैं ये वाला लाइन थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मजा आए तो बोलना कि ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, मतलब E वेक्टर होगा आपका, ये वाली डायरेक्शन होगा। और एरिया वेक्टर, यहाँ पे डिस्क का एरिया तो परपेंडिकुलर मानना है आपको, तो एरिया इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये आपका आ गया मान लो ds, क्या आ गया? ds। समझने की कोशिश करना, ये आपका आ गया एरिया वेक्टर। यहाँ पे जाके आपने एक रिंग ली, क्या ली? समझने की कोशिश करना इस पे, और ये एंगल आपने कितना कंसीडर कर लिया? थीटा कंसीडर। कितना कंसीडर कर लिया? थीटा कंसीडर कर लिया। तो इस रिंग से कितनी, इस सरफेस से r पे जाके dr मोटा, r पे जाके कितना मोटा? dr मोटा। तो यहां का d फाई लिख लोगे तो टोटल फ्लक्स लाना हो तो इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब समझने की कोशिश करना, ये थीटा एंगल, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करूं तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये वाले स्मॉल r रेडियस कंसीडर करता हूं। ये जो मैंने अंदर वाले रिंग लिए ना, इसकी रेडियस में स्मॉल r ले लेता हूं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी पाइथागोरस बाबाई को याद करो, ये वाली लेंथ l है और ये r है, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यस और नो? l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख लोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो k ये वाला चार्ज q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा? रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो रूट हट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी k q अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे हर एक डायरेक्शन देखो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा और ds ऐसे होगा नीचे वाले पॉइंट पे। तो आपको छोटा सा d फाई लिखना है रिंग की वजह से। तो d फाई क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ADS, इंटीग्रेशन ऑफ ADS। तो फटाक से E कितना वो पड़ा k q अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ds कितना, और बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आएगा। अच्छा, ds कितना, इस रिंग का एरिया कितना? एक तो 2 पाई r क्या है? रेडियस इनटू dr, तो ये हो जाएगा 2 पाई r इनटू dr इनटू cos थीटा, इनटू क्या? cos थीटा। अब इस ट्रायंगल से देखो, इस cos थीटा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? l अपॉन रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो फटाक से d फाई वहां से क्या आ रहा है? इंटीग्रेट करते रहो। k q कांस्टेंट है, k q क्या है? कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। अंदर क्या आया? r dr, वेट करो, और नीचे l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू dr, और cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अभी तो पता है cos थीटा l अपॉन रूट ऑफ, यहां मैं लिख रहा हूं cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा इज सिंपली l अपॉन रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं l अपॉन इसकी पावर 3/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या? 1/2। ऑलरेडी एक पावर 1 पड़ी थी, वहां से 1/2 आया तो 3/2 हो गया। बहुत बढ़िया। तो इस साइड को इंटीग्रेट कर दो, तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? फाई इक्वल टू, ये हो गया आपके पास k q, और उधर से l भी आ गया,
इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन करो आर डी आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक, कितने डिस्क, जीरो से लगा के कैपिटल आर तक, छोटी छोटी रिंग मिलके डिस्क बना रही है ना, तो 0 टू कैपिटल आर। बहुत बढ़िया, अभी इसको सॉल्व करते। नीचे क्या गिवन है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सारे बच्चे यहां तक नोट करो, वीडियो की फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा हूं ना, वीडियो की फ्रेम में ही ना, ओके यहां तक नोट कर लो सारे बच्चे। उसके बाद मैं इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं। फाई कितना है, के क्यू एल, के को लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को लिख लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटू एल इंटू 2 पाई, ठीक है। और इंटीग्रेशन में आर डी आर डिवाइड बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 और लिमिट 0 टू कैपिटल आर। बहुत बढ़िया। अब देखो ये 4 पाई इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। अब देखो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना है 3/2। मैंने ऐसा इंटीग्रेशन आपको पहले करवा रखा है। आप एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या कंसिडर कर दो, टी स्क्वायर कंसिडर कर दो। क्या कंसिडर कर दो, टी स्क्वायर। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टी क्यूब और ऊपर बनेगा टी डी टी। अरे आर डी आर, इस पूरे को मैंने टी स्क्वायर कंसिडर किया। एक बार फिर सिखा देता हूं, लेट से एज्यूम कर रहे हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड, तो एल तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2r dr इक्वल टू 2t dt। देखो 2 कैंसिल हो गया, आर डी आर को टी डी टी लिख सकता हूं, ऊपर वाले आर डी आर को मैं क्या लिख सकता हूं, टी डी टी। लेकिन इस बार लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि यहां पे वेरिएबल था आर और यहां पे वेरिएबल है टी। ओके, जब टी इक्वल टू 0 था, सॉरी जब आर इक्वल टू रेडियस 0 थी तो यहां पे 0 पुट करो। जैसे यहां पे 0 पुट करोगे तो टी इक्वल टू आ जाएगा एल, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा एल। और जब रेडियस कैपिटल आर पुट करो तो टी इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसकी लिमिट होगी एल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर, इसकी लिमिट होगी एल से लगा के रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझने की कोशिश करना, इंटीग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है। टी से टी कैंसिल हो गया, नीचे टी स्क्वायर बच गया और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता -1/t। तो फाई इक्वल टू आ गया क्यू एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का आ गया 1/t। लोअर लिमिट कितना है एल, अपर लिमिट कितना है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो फाइव अंदर लिखो, कैलकुलेशन करो, पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओ तो ये हो जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल। मैंने लोअर लिमिट बाद में लगा ली तो ये माइनस वाला साइन हट गया और ये ऐसे हो गया रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये वाली यहां रखोगे तो -1 अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर आएगा, फिर जैसे लोअर लिमिट लगाओगे बीच में माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन एल। तो मैंने ऐसे इसको पलट के लिख लिया। ठीक है, समझने की कोशिश करना, मैं थोड़े स्टेप समझ, तुम समझदार बच्चे हो ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूं। तो फाइव इक्वल टू आ गया आपका q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एल को अंदर ले गए तो ये हो गया 1 माइनस एल अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या हो गया एल स्क्वायर आर स्क्वायर। कुछ समझ में आया नहीं आया? अच्छे से देखो, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं, ये था जनरल मेथड, इसको मैं वन लाइन सॉल्यूशन दूंगा बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब आपको सॉलिड एंगल आ जाएगा ना तो इसका आंसर एक लाइन में आएगा। इसका आंसर कितनी लाइन में आएगा, एक लाइन में। जिनको सॉलिड एंगल आता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, वो सारे बच्चे कर सकते हैं इसको। जो जिसको ये फॉर्मूला आता है सॉलिड एंगल इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा देखो एल अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, 2 पाई और q अपॉन 4 पाई आएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, q अपॉन कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो ये आंसर सीधा दिख जाएगा। मेरे को तो आंसर सीधा पता था, बट मैंने तुम्हें इंटीग्रेट करके सिखाया कि देखो बेसिक मेथड क्या होता है। ठीक है, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आगे, टेंशन मत लो, इतना बड़ा नहीं करने दूंगा। ठीक है, जैसे आप सॉलिड एंगल पढ़ लोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन एक एक लाइन में आ जाएंगे। कितने लाइन में आ जाएंगे? एक एक लाइन में। तो कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक पहले नहीं सिखा रहा हूं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब की बार तुम्हें करना है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है। आपके पास एक सिलेंडर गिवन है। क्या गिवन है? सिलेंडर। सिलेंडर गिवन है, आपके पास एक सिलेंडर गिवन है। ठीक है, और सिलेंडर के सेंटर में एक क्यू चार्ज रख दिया। ये वाली एक्सिस है, इसके सेंटर में, यानी कि टोटल लेंथ L है, तो मिडल में रखा क्यू चार्ज। कितना चार्ज रखा? क्यू चार्ज। और इस सिलेंडर की रेडियस R है। सिलेंडर की रेडियस कितनी है? R है। आपको पूछा कि इस क्यूब चार्ज की वजह से सारी लाइंस निकलेगी, तो आपको नेट फ्लक्स नहीं पूछा, आपको फ्लक्स थ्रू द लेटरल सरफेस। फाइंड फ्लक्स थ्रू द lateral surface. Find flux through the lateral surface. lateral surface से कितना फ्लक्स पास आउट करेगा, ये आपको क्वेश्चन करना। आप इसको होमवर्क की तरह ट्रीट कर लो। सर हमें कैसे सॉल्व करना है? तरीका बता देता हूं कि यहां से x डिस्टेंस पे जाना। कितने डिस्टेंस पे जाना? x डिस्टेंस पे जाना, और dx मोटी एक रिंग ले लेना। dx मोटी क्या ले लेना? रिंग ले लेना। ऐसे dx मोटी रिंग ले लेना। समझने की कोशिश करना। इस dx पे क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और इसका लेटरल सरफेस का एरिया इस डायरेक्शन में होगा। आप इसको थीटा कंसीडर कर लोगे तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करना। और इसकी रेडियस अभी भी r ही होगी। ठीक है, तो इसका ds जो ऊपर की तरफ वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड s है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से x डिस्टेंस से r है, तो ये रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो यहां से आप छोटा सा d5 लिख लेना। d5 हो जाएगा e डॉट ds, या फिर आपको e ds cos थीटा सीधा लिख लेना। e ds cos थीटा। cos थीटा आपको सीधा यहां से पता चल जाएगा r अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और ds आपको लिखना है, तो ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक तो 2 पाई r की रिंग है, इनटू कितनी मोटी है? ये dx मोटी ली आपने, तो 2 पाई r इनटू dx। और cos थीटा कितना हो जाएगा आपका? cos थीटा हो जाएगा r अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? k q अपॉन दिस का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कुछ पुराने क्वेश्चन की तरह तुम्हें इंटीग्रेट करना है और फिर से सॉल्व करना है। सारे बच्चों को इसका आंसर लिख के कमेंट में करना है। और ये क्वेश्चन में आपको 1 लाइन सॉल्यूशन दूंगा। सिर्फ अभी इतनी मेथड कर रहे हो, बेसिक मेथड आना चाहिए। उसके बाद मैं 1 लाइन सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक दूंगा सॉलिड एंगल से। बहुत बढ़िया, तो फटाक से सारे बच्चे यहां तक नोट कर लेंगे। फटाक से नोट करो, सारे बच्चे फटाक से नोट करेंगे। फटाक से सारे बच्चे नोट कर लो। हो गया? ये करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसका था तुम्हें इंतजार, वो आ गया गॉस लॉ। कौन सा? गॉस लॉ। गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? एक लॉ है ये। गॉस लॉ ये कहता है कि अगर किसी सरफेस, समझना, किसी क्लोज सरफेस के अंदर, पहले समझ जाना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसके अंदर टोटल चार्जेस है, मान लो Q1 है, Q2 है, और कुछ चार्ज है -Q3 है, और यहाँ पे कोई चार्ज Q4 है, और यहाँ पे कोई चार्ज Q5 है। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, इसको गॉसियन सरफेस बोला जाता है। ये क्लोज सरफेस होनी चाहिए, और इस क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस बोला जाता है। गॉस बाबा की वजह से इसको कौन सी सरफेस बोला जाता है? गॉसियन सरफेस। तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कमेंट करना है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q एनक्लोज, मतलब पूरा Q इन इस सरफेस के अंदर वाला, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू या इमर्जिंग आउट, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू
दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू अंदर कितना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाहर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना क्यू है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस बात का प्रूफ दिखाता हूं, वैसे प्रूफ होना नहीं चाहिए पर इस बात का मैं प्रूफ दिखाता हूं साइड में। गॉस लॉ क्या कहता है उसके बारे में अपन डिस्कस, यही गॉस लॉ, और फ्लक्स को और लिखा जा सकता है E डॉट ds, E डॉट ds यही तो लिखा जाएगा, और क्लोज सरफेस के लिए ऐसे इंटीग्रेशन में गोला लगा दिया जाता है। क्लोज सरफेस कैसे सरफेस होनी चाहिए, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस। अभी मैं समझाऊंगा क्लोज सरफेस कैसी कैसी हो सकती है। क्लोज सरफेस सिलेंड्रिकल शेप की हो सकती है, क्लोज सरफेस स्फेरिकल शेप की हो सकती है, क्लोज सरफेस रिंग नहीं हो सकती, समझना। क्लोज सरफेस का मतलब उसको बाउंड कर देना। अच्छा, इक्वल टू E डॉट ds ये मैंने लिखा है, फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को मैंने लिखा। फाई क्या होता है E डॉट ds, इसके ऊपर इस इंटीग्रेशन के ऊपर गोला लिखा, इस गोले का मतलब है क्लोज सरफेस, ये गोला रिप्रेजेंट किया क्लोज सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। ये फ्लक्स आता है वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सब की वजह से। सर सब की वजह से किसकी वजह से, अगर मैं इस सरफेस का फ्लक्स लिखूं तो फ्लक्स होगा आपका Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बोला कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, सिर्फ Q1 Q2 Q3 की वजह से? नो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड द सरफेस आउटसाइड द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल चार्जेस की वजह से होता है, लेकिन फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से कंसीडर किया जाता है। तो ये फ्लक्स आपने लिख लिया Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोला जाता है। अब गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या रहता है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, गॉस लॉ का मैं स्टेटमेंट लिखूंगा फटाक से। ये वाली चीज रफ कर रहा हूं, आप लिख सकते हो साइड में। स्टेटमेंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ही नहीं है, इसको है ना लैंग्वेज में लिखना है कि द टोटल फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स emerging, the total flux emerging out from a closed surface, from a closed surface। देखो समझने की कोशिश करना, मैंने पहले समझा दिया था, अब डेफिनेशन लिख रहा हूं, मतलब स्टेटमेंट लिख रहा हूं गॉस लॉ का कि द टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू the product of sum of all charges enclosed का मतलब इसके अंदर enclosed by this surface to 1 by epsilon naught, enclosed by this surface and 1 by epsilon naught। कहने का मतलब समझना कि टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट, इस चार्जेस की वजह से जो भी फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा वो फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा, Q इन का सम, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनक्लोज या Q इनसाइड, मैं इसको इनसाइड लिखना प्रेफर करता हूं, ये होगा फ्लक्स। तो इसको डेफिनेशन में कैसे बनाया, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, कि Q एनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो देखना कि द टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज बाय दिस सरफेस एंड 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और टोटल सम का प्रोडक्ट ही गॉस लॉ है। कौन सा लॉ है, गॉस लॉ। अच्छा, कि लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, लॉ लॉ होता है। लॉ क्या होता है, लॉ होता है। तो फटाक से यहां तक नोट कर लो, सारे बच्चे यहां तक नोट कर लेंगे और बढ़िया से कॉपी के ऊपर ये चीज चढ़ा दो। फाई इक्वल टू Q इन
अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds। ये वाली चीज कॉपी के ऊपर चढ़ा दो। फ्लक्स इमर्जिंग आउट, ये फ्लक्स कौन सा है? इमर्जिंग आउट। ये वाली लाइन कॉपी के ऊपर ऊपर लिख लो, टॉप पे लिख लो, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में यूजफुल है, और गॉस लॉ से इतनी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, आपको देख के मजा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मजा आएगा। देखना कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपको ये पता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहा हूं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो आपके पास एक क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। इसको मैं एक क्लोज सरफेस से बाउंड कर देता हूं, तो मैंने एक क्लोज सरफेस ड्रॉ की, क्लोज सरफेस, ठीक है। ये डॉट 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 नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे बोलेंगे क्लोज नहीं है। चलो ये क्लोज कर दी मैंने, ठीक है। और ये क्लोज स्फेरिकल लिया, क्योंकि सिमेट्रिक लेना बहुत जरूरी है। स्फेरिकल सरफेस, यहां इसके बीच में एक और चीज लिख लेनी चाहिए, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉस बाबा के नाम से गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। मैंने इसकी रेडियस r कंसीडर कर ली। कितनी कंसीडर कर ली? r या स्मॉल r कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर की तरफ होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगी। पैरेलल दो लाइन खींचता हूं एरिया वेक्टर के, किसकी? एरिया वेक्टर के। जो भी यहां पे छोटा सा एरिया लूंगा उसकी क्या होगी? पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब cos 0 डिग्री। ओहो हो, तो यहां पे फ्लक्स क्या लिखोगे? फ्लक्स लिखोगे आप सिंपली E डॉट ds। क्या लिखोगे? E डॉट ds। इसका मतलब क्या होगा? E डॉट ds का क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds कितना? ds बताओ, ds फटाक से, ds कितना? ds सर, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी सरफेस पे कांस्टेंट रहेगी और वो होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा ds क्या? ds पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया, और किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसी भी सरफेस का एरिया कितना होता है स्फीयरिकल का? 4 पाई आर स्क्वायर। देखना आर स्क्वायर कैंसल, तो फाई इक्वल टू आ गया आपके पास, इस साइड में लिखता हूं आपको अच्छे से दिखे, फाई इक्वल टू आपके पास आ गया के क्यू इंटू 4 पाई। ओके, के को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। देखो 4 पाई कैंसल आउट हो गया और फ्लक्स आपका आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो बताया था कि टोटल फ्लक्स, इसका क्या शेप है सरफेस का, क्या साइज है, मतलब ये r पे डिपेंड ही नहीं करता। r कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक क्लोज सरफेस हो उसके अंदर जितना चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो, वो आपका फ्लक्स आ जाएगा। इस तरीके से गॉस लॉ एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। फ्लक्स फाइंड आउट करने का तरीका गॉस लॉ, Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो फाई अपने फाइंड आउट कर दिया। अच्छा, अब अपन उल्टा काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि आपको फ्लक्स पता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो गॉस लॉ के बड़े फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको बोल रखा है कि क्यूब है। क्या है? एक क्यूब है, एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब के सेंटर पे एक क्यू चार्ज रख दिया। कितना चार्ज रख दिया? क्यू चार्ज रख दिया। तो टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया,
यही तो होगा टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स आप चाहे इसको सेंटर पे रखो या मत रखो, टोटल फ्लक्स तो होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, लेकिन अभी मैंने सेंटर पे कंसीडर किया। अब समझने की कोशिश करना, अगर मैं नीचे वाली सरफेस से पूछूं, सिर्फ नीचे वाली सरफेस, तो पूछूं कि दिस सरफेस से फ्लक्स थ्रू, इस सरफेस का नाम दे देता हूं 1, तो 1 सरफेस से फ्लक्स कितना पास करेगा। अब एक बात बताओ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल से है ना, तो ऐसी कितनी सरफेस है, 1 2 3 4 5 6 सरफेस है ना, 1 2 3 4, और सामने वाली और पीछे वाली, तो 6 सरफेस है, और 4 सेंटर पे, तो टोटल इतना हो रहा है। तो 6 से डिवाइड कर दो कि 6 से इतना हो रहा है, तो 1 से कितना होगा, इतना बाई 6, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। फिर से समझा रहा हूं कि पूरे से निकल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे 6 सरफेस है पूरे में, तो 1 से कितना निकलेगा, 1/6 टाइम ऑफ टोटल, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इस Q को कॉर्नर पे रखा दूंगा और जगह बदल के देखेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लो, लेवल बढ़ाऊंगा धीरे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, ऐसे स्क्वायर प्लेट है, और इसके सेंटर से, स्क्वायर प्लेट के सेंटर से ऊपर a/2 डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, a/2, और इस स्क्वायर प्लेट की साइड कितनी है, a। ये क्या है, एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर। तो इस स्क्वायर फ्रेम से फाई निकालना है, इस स्क्वायर फ्रेम से स्क्वायर सरफेस, जो ये सरफेस दिख रही है ना, स्क्वायर सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। अब समझने की कोशिश करना, सर ये एनक्लोज नहीं है, तो एनक्लोज कैसे बनाया जाए। अच्छा, एनक्लोज कैसे बनाया जाए, सोचो। अच्छा, ये a/2 डिस्टेंस पे अगर काश मैं ऐसी सरफेस लेता, और समझने की कोशिश करना, मैं क्यों बनाता, मैं पहले ही समझा रहा हूं कि इसको थोड़ा ड्राइंग में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सीधा क्यों बना रहा हूं, और आपको आइडिया लग गया होगा कि सर आप क्या बताना चाह रहे हैं। अगर मैं एक क्यूब ड्रॉ करता, अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो, फिर भी बहुत अच्छा, मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया, ठीक है। अब समझना कि ये वाली साइड A है, तो क्यूब में ये वाली साइड भी A होगी, और ये वाली साइड भी A होगी, यस और नो। सोचो, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर Q रख दिया, इसका मतलब आपने क्यूब के सेंटर पे तो रख दिया, इसका मतलब मैं इसके ऐसी और 5 सरफेस लगाता, तो क्या मेरे पास फिर से क्यूब बन जाता, और क्यूब एक क्लोज सरफेस है। क्लोज का मतलब चार्ज को पूरी हर डायरेक्शन से क्लोज कर देना। अच्छा, तो क्यू से आपको पता है इस क्यूब से फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले से पूछा है, तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, अगेन वही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सबको समझ में आया नहीं आया, क्योंकि टोटल था। अच्छा, ऐसे करके आपको इमेजिन करना है कि किस टाइप की सर्फेसेस बनाई जा सकती है, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास एक क्यूब है, आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब के इस वाले कॉर्नर पे, इस क्यूब के इस वाले कॉर्नर पे क्यू चार्ज रहती है, कितना चार्ज रहती है, क्यू चार्ज रहती है। फिर पूछा कि इस क्यू चार्ज की वजह से जो नीचे वाली सरफेस है ना, उससे कितना फ्लक्स पास करेगा। फ्लक्स थ्रू, सरफेस का नाम दे देता हूं ABCD, फ्लक्स थ्रू ABCD कितना होगा, इस सरफेस का नाम दे दिया, तो फ्लक्स थ्रू ABCD कितना होगा। अगर ये चार्ज सेंटर पे होता तो फटाक से Q/6 एप्सिलॉन नॉट बता देते, लेकिन इस बार तो ये कॉर्नर पे रख दिया ना, तो कॉर्नर पे रख दिया तो बताना मुश्किल हो जाएगा। चलो फिर भी ट्राई करते हैं कैसे निकालेंगे इसको, कि अगर इस कॉर्नर वाले को अंदर लाना है तो एक रूम मान सकते हो, इस रूम के ऊपर एक दूसरा रूम मान सकते हो,
इसके एक साइड में दूसरा रूम मान सकते हो, ठीक है, इसके इस साइड भी एक रूम मान सकते हो, इसके इस साइड भी एक रूम मान सकते हो। समझने की कोशिश करना, ये कमरा है, ये वाला कमरा जिसमें मैं खड़ा हूं, उसके उस कॉर्नर पे क्यू चार्ज है। कौन से, समझा नहीं पा रहा हूं, अगर ऑफलाइन क्लास में होता तो अच्छे से विजुलाइज करा देता, फिर भी ट्राई करना कि जिस कमरे में हूं उसके उस वाले कॉर्नर पे क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज। तो इस कमरे के ऊपर एक कमरा रख दो, इस कमरे के उस साइड एक कमरा रख दो, इस कमरे के उस साइड एक कमरा रख दो, और कॉर्नर वाले के उस साइड, मतलब 4 कमरे हो जाएंगे। समझना, वो 4 कॉर्नर में है ना, तो एक कमरा ये, एक उस साइड, एक उस साइड, और एक उसके भी उस साइड, तो 4 कमरे हो गए। अब 4 कमरे ऐसे कैसे मैं ऊपर रखता हूं तो एक बड़ा क्यूब बन जाएगा। समझने की कोशिश करना, ये अगर मैं एक बड़ा क्यूब बनाता, आप समझने की कोशिश करना, शायद उतनी अच्छी ड्राइंग ना हो पाए क्योंकि दूसरा कोई कलर का मार्कर अवेलेबल नहीं है पर उतना अच्छे से चल नहीं रहा है, ठीक है। तो इस क्यूब में भी 8 क्यूब आ जाते हैं, इस बड़े क्यूब में भी कितने क्यूब आ जाते हैं, 8 क्यूब। इस बड़े क्यूब में छोटे छोटे 8 क्यूब, यही तो बता रहा हूं, एक कमरा ये वाला, एक बाजू वाला, एक इसके इस साइड वाला, एक इसके सामने उधर कॉर्नर में। समझ में आया नहीं, 4 कमरे हो गए। तो नीचे भी 4 क्यूब होते हैं और ऊपर भी 4 क्यूब होते हैं, और इस क्यूब में भी सिर्फ ये वाला पोर्शन। समझने की कोशिश करना, तो अब टोटल फ्लक्स इस बड़े वाले क्यूब से कितना होता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बड़े क्यूब से। पर आपको बड़े क्यूब से नहीं, उस बड़े क्यूब में भी एक क्यूब से, बड़े क्यूब में भी कितने, एक क्यूब से, उसमें भी अगर बड़े क्यूब में होता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे कितने क्यूब है, 8 क्यूब, तो एक से कितना जाता, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। उस एक क्यूब में भी एक सरफेस है, उस एक क्यूब में भी कितनी, एक सरफेस है। वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उस एक क्यूब में भी एक सरफेस है। टोटल फ्लक्स कितना इमर्जिंग आउट होगा। फिर कंफ्यूज हो रहे हो, टेंशन मत लेना कि बड़ा क्यूब होता तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जाता, लेकिन आपको क्या करना है, उस क्यूब में अगर नीचे वाली सरफेस से बोलता था, नीचे वाली सरफेस बड़ी वाली सरफेस से कंसीडर कर लो, तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाता। चलो टेंशन मतलब मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं कि ये क्यूब है ना, अगर ऐसा मैं ड्रॉ कर दूं, ड्रॉ नहीं हो पाए तो टेंशन मत लेना, फिर मैं ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ठीक है, ऐसे दिख रहे हो, 1 2 3 4 कमरे, इस 4 कमरों के ऊपर भी 4 होते तभी एकदम सेंटर में आ जाता है। यूं समझना कि 8 कमरों का सिस्टम ले लेना, 8 रूम का सिस्टम ले लेना, 1 2 3 4, और उसके सेंटर पे 4 ऐसे कैसे ऊपर, तो वो एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो बड़े वाले क्यूब से टोटल कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नीचे वाले पूरी सरफेस से होता क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, अभी बोला था, लेकिन पूरी में भी 1/4 निकालना है क्योंकि 1 2 3 4 मिलके नीचे वाली पूरी बनेगी, तो होता क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/3 से निकालना है फिर भी, क्योंकि ये वाली सरफेस ओनली 1/3 कंसीडर कर रही है, तो टोटल फ्लक्स आ जाता, मतलब 4, सॉरी, टोटल नीचे कितने पार्ट है, 4, 1 2 3 4, तो 1 से निकालना तो 1/4 कर दो, तो ये हो जाता क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। आप एक तरीके से याद कर लो, टेंशन मत लो, और ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि अगर एक क्यूब के कॉर्नर पे रख दो तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। जो भी नहीं समझ में आ रहा है, जब भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, और एक बढ़िया तरीके से विजुलाइज करा दूंगा। एक मेथड नहीं, इसका एक दूसरा मेथड भी है, पर अभी मैं वो एक्सप्लेन करने में मुझे तकलीफ नहीं होगी, आपको समझने में तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते, तो गॉस लॉ फ्लक्स फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करता है। ऑल्सो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, तो अगला एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ के एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज,
और यूजिंग गॉस लॉ आपको कैसे फाइंड आउट करना है, यूजिंग गॉस लॉ फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यूजिंग गॉस लॉ। अच्छा, तो आपको एक पॉइंट चार्ज क्यू गिवन है, एक पॉइंट चार्ज कितना गिवन है, क्यू गिवन है। तो सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है। तो आपने क्या किया, आर डिस्टेंस पे जाके एक गोला कंसीडर कर दिया। फिर कई बच्चे क्लोज नहीं बोलेंगे, एक गोला कंसीडर कर दिया, बहुत बढ़िया। मैंने स्फेरिकल, तो फिर से लिखना है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैसे सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, बहुत बढ़िया। और यहां पे देखो, यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ का एरिया वेक्टर होगा डीएस, वो उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। जो यहाँ का एरिया वेक्टर होगा डीएस, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, यही तो होगा। और फाई कितना होता है, क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू यूजिंग गॉस लॉ फाई को क्या लिखा जा सकता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई इसके बराबर भी है। तो क्या मैं ई इंटू, देखो दोनों के बीच का एंगल जीरो है तो डॉट प्रोडक्ट कॉस जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इंटू डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी डिस्टेंस पे ई होगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी। अच्छा, तो ई इंटू डीएस कॉस जीरो कितना होता है 1, कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1, कॉस जीरो आपका 1 बन जाएगा। और डीएस का क्या मतलब, टोटल एरिया, और टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लोज सरफेस का कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं उस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। देखो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यही तो होती है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन जो आर वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप की डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर यही तो होगा ना, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है, यहाँ पे भी ऐसे होगी, लेकिन आर वेक्टर मैं ऐसे कंसिडर करूं ऐसे, तो इसको मैं दूसरा तरीका ये भी लिख सकता हूं, के क्यू अपॉन मोड ऑफ आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, क्योंकि आर कैप को क्या लिखा जाता है, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर। सबको पता होगा, बहुत बढ़िया। नहीं पता है तो अब सीख जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आपने यूजिंग गॉस लॉ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर दी, बहुत बढ़िया। अगला पोर्शन लेते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड। याद है ना, लॉन्ग रॉड होती थी तो 2k लैम्डा बाय आर आता था। कितना आता था, 2k लैम्डा बाय आर। वही प्रूफ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और खास बात बताऊं कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर। कोई भी सिस्टम हो गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह आप फाइंड आउट कर पाओ ये जरूरी नहीं, क्योंकि जो सिमेट्रिक सिस्टम होंगे वही गॉस लॉ बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होगा और वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर पाओगे। तो एक लाइन याद रखना कि गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर। ये कॉपी के ऊपर लाइन लिख लो, ये लाइन है ना, कॉपी के ऊपर लिख लो, गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर बट we use for symmetric configuration या for symmetric system configuration, कुछ भी लिख सकते हो। we use for symmetric configuration, वैलिड है सब जगह, बट कैसे केसेस के लिए, ओनली फॉर सिमेट्रिक केसेस के लिए, क्योंकि वहां पे सरफेस लेना इजी रहेगा। अच्छा, ये गॉस लॉ की लिमिटेशन भी भूल सकते हो कि सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाओगे, यूनिक। जैसे कैसे सर, कोई एक्सेप्शन, अगर आपके पास एक रिंग होती और रिंग पे चार्ज क्यू होता तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद है, के क्यू
x डिस्टेंस पे निकालना हो तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, पर ये गॉस लॉ से फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक तरीके से लिमिटेशन टाइप हो गई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग रॉड। आपके पास एक वायर है, उस पे पॉजिटिव चार्ज ये इंफिनिटी तक जा रहा है और इस पे गिवन है लैम्बडा कूलम पर मीटर। तो सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक हो तो इस वायर को मैं देखो स्फीयर तो नहीं ले सकता, मैंने सिलेंडर लिया। पॉइंट के लिए आपको स्फीयर लेना है और लाइन के लिए आपको सिलेंडर लेना है। क्या लेना है? सिलेंडर लेना है, क्योंकि इजी रहेगा। आपको ट्राई ये करनी है, देखो मैं कुछ चीजें बताता हूं। सर आप ऐसे कैसे ले रहे हो? ये आपने मान लो एक सिलेंडर लिया L लेंथ का, आपने सिलेंडर कितने लेंथ का लिया? L लेंथ का, और इसको मैंने बोल दिया गॉसियन सरफेस। कैसे सरफेस? गॉसियन सरफेस, ऐसे लिखना है, गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सर ये कैसे बता रहे? मैं एक बात बताता हूं कि फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन E.ds, जस्ट और नो। एक बात बताओ, इंटीग्रेशन करोगे तो डॉट का मतलब आएगा cos थीटा। अगर आपका cos थीटा या तो 0 हो या 1 हो तभी तो इजी होगा ना, अदरवाइज थोड़ा और टफ हो जाएगा। थीटा एंगल बदलता रहेगा तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर या तो परपेंडिकुलर हो, यानी कि इन दोनों के दो केस हो सकते हैं। इन दोनों के कितने केस हो सकते हैं? इन दोनों के दो केस हो सकते हैं। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हो एक दूसरे के, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो। तो इस केस में तो 0 हो जाएगा और इस केस में E इंटू सिंपली ds हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि क्लोज सरफेस है, तो इसमें ऊपर वाली फ्लैट सरफेस का नाम दे दिया मैंने 1, पूरी जो लेटरल सरफेस है उसका नाम दे दिया मैंने 2, और नीचे वाली एक और फ्लैट सरफेस है जिसका नाम दे दिया 3। एक और बात बताऊं, ये लाइन चार्ज सिर्फ अंदर वाला लेना है जो इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड है, क्योंकि फ्लक्स इनसाइड होता है Q in upon epsilon naught, और इस पे लैम्बडा कूलम पर मीटर है और ये L लेंथ का सिलेंडर है, तो इसके अंदर चार्ज Q क्या होगा? लैम्बडा इनटू L, क्योंकि लैम्बडा होता है Q अपॉन L। ओहो, तो यहाँ का Q in मिल गया, phi इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूजिंग गॉस लॉ, तो हो जाएगा लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को ds से इक्वल करके सॉल्व करेंगे। अब समझना कि इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी नहीं होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, और इस लेटरल सरफेस के आउटवर्ड एरिया भी यही होगा, E और ds की डायरेक्शन सेम होगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और एरिया फ्लैट सरफेस का ऊपर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेना है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो दोनों के बीच का एंगल 90 बन गया, और यहाँ पे भी अगर आप थर्ड पे कंसीडर कर लेते तो एरिया नीचे लेना पड़ता, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल, अंदर एरिया नहीं लेना, और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे होती ना। अच्छा, तो ये देखो 1 और 3 की वजह से 0 हो जाएगा, तो मैं टोटल फ्लक्स लिख रहा हूं और इंटीग्रेट करूंगा, ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं, फटाक से आप लिखो, लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज करूंगा अभी, कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू EDS, यस और नो। अब देखना कि पहला हो जाएगा आपका फ्लक्स 1 ड्यू टू सरफेस 1, फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 3 0 हो गया, सिर्फ फ्लक्स ड्यू टू 2 बचेगा, तो फ्लक्स ड्यू टू 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 प्लस, एक काम करते हैं, मजा नहीं आया, इंटीग्रेशन ड्यू टू EDS प्लस ये मान लो 1 की वजह से, सरफेस 1 की वजह से, इंटीग्रेशन ड्यू टू सरफेस 2 की वजह से, प्लस इंटीग्रेशन ड्यू टू सरफेस 3, ये 3 की वजह से। समझना, 3 और 1 की वजह से 0 हो गया, 3 और 1 की वजह से क्यों हो गया? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों परपेंडिकुलर है, और डॉट प्रोडक्ट में cos 90 0 हो जाएगा, इसलिए इस दोनों की वजह से 0 हो गया।
बचा कौन, ये वाला। इसमें क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तो E डॉट ds कितना बन जाएगा, cos 0 1, तो E इंटू ds करना सीधा, और फाई आपको याद है q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू ds। इस लेटरल सरफेस का एरिया कितना होगा, देखो एक तो हो गया 2 पाई r इंटू l, क्योंकि l लेंथ है ना, देखो 2 पाई r एक सर्कल हुआ, और ये सिलेंडर कितना लंबा है, l लेंथ का, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, सरफेस का एरिया चाहिए तो 2 पाई r इंटू एल। बहुत बढ़िया। मान लो ये r रेडियस का आपने सिलेंडर कंसीडर किया था, यस और नो। आप इसको d भी समझ सकते हो, याद हो तो मान लो इसको d r व्हाटएवर आपने d कंसीडर कर लिया, तो यहाँ d ले लो, 2 पाई d इंटू एल। देखो l l कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। एक काम करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बन जाएगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 2k लैम्बडा बाय डी, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बन गया ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो k लैम्बडा अपॉन डी। देखो प्रूफ कर दिया फटाक से, बहुत सारे बच्चों को मजा आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली अगली हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज, कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। याद है आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आता है, गॉस लॉ से प्रूफ करना है। आपके पास शीट गिवन है, शीट समझ रहे हो, बहुत पतली शीट है और ये इंफिनिटी तक जा रही है। कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक। और इस पूरी पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। आपको क्या करना है, गॉसियन सरफेस लेनी है, और ये खुद से ट्राई करना। मैं गॉसियन सरफेस बता देता हूं कि दोनों साइड सिलेंडर ले लेना, इस साइड ऐसा सिलेंडर और दूसरी साइड आधा पार्ट सिलेंडर का इस साइड, आधा पार्ट सिलेंडर का इस साइड, और ये वाला एरिया आप ds ले लेना। ये वाला एरिया अपने मन से कितना लेना, ds। तो इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और एरिया वेक्टर भी इधर होगा, तो दोनों की डायरेक्शन कितनी सेम, तो एंगल 0। और देखना इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और परपेंडिकुलर ये वाला लेटरल सरफेस का परपेंडिकुलर हो जाएगा इस वाले पोर्शन का, लेकिन इन दोनों का ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएंगे। q इन क्या होगा, जो इस सिलेंडर के अंदर वाला चार्ज आया होगा वही ना, वो समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो इसका एरिया ds है, तो ये एरिया भी ds हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, q बराबर होगा सिग्मा इंटू एरिया, तो q इनसाइड वाला कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds। तो क्या मैं फटाक से सारे बच्चे खुद से ट्राई करेंगे, फ्लक्स इक्वल टू eds, फ्लक्स इक्वल टू eds। आपको ऐसे लिखना है, वी कंसिडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एंड अप्लाई गॉस लॉ, फाई इक्वल टू eds इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो eds इक्वल टू e इंटू ds। अब बहुत सारी सरफेस है, इसको आप 1 कंसिडर कर दो, लेटरल वाले को पूरी को 2 कंसिडर कर दो और इसको 3 कंसिडर कर दो। सोचो 2 की वजह से 0 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो आपको समझ में आ गया 1 2 3, 1 2 3, समझ ना, 2 की वजह से 0 आएगा, इसकी वजह से फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से सेम आएगा, क्योंकि eds इधर है और इसका ds इधर है, दोनों के बीच का एंगल 0 होती है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 2 eds। कितना हो जाएगा, 2 eds। एक तो eds ये वाला, एक eds ये वाला, 2 eds। 1 एंड 3 की वजह से आ गया 2 eds इक्वल टू q इन क्या होगा, सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds कैंसिल आउट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आया, कांस्टेंट। क्या आया, कांस्टेंट। सर इसकी डायरेक्शन बताना जरूरी है, तो आप यहां पे लिख लेना n कैप। चलो मैं इस साइड लिख लेता हूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और वेयर एन कैप है परपेंडिकुलर टू द शीट, वेयर एन कैप क्या है परपेंडिकुलर टू द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द शीट, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द शीट। इतना एनसीईआरटी में बोर्ड में लिख लोगे ना, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ में आया नहीं आया, फटाक से सारे बच्चे यहां तक नोट करो, और मिलते हैं कल स्फीयर के सारे केसेस करेंगे, सिलेंडर के सारे केसेस करेंगे।